सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो अपने बहानों को आपके सपनों के रास्ते पे ना आने दें, पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 अगस्त 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी है। 20 अगस्त को मनाया गया भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 2020। लुइस रोडोल्फो अबिनादर ने डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने SBM बैंक इंडिया के साथ साझेदारी में बैंक इंश्योरेंस शुरू किया है। AIFF ने भारत में ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशाला आयोजित कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गूगल ने लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कोर्मो ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से YSR आसरा योजना को मंजूरी दी गई। SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नाम की पॉलिसी लॉन्च की है। SBI ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए SMS शुल्क माफ़ किया है। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की ओर से ओम बिरला जी ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, ग्वालियर और तिरुवनंतपुरम में 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 में एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के युवाओं के रोजगार संकट पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की। और ICMR ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट जारी की है। तो आइए मूव करते हैं अब आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ क्लिंच द क्लीनेस्ट सिटी टाइटल इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है? तो इंदौर के मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी है, वो लगातार चौथी बार फिर से फर्स्ट बना है स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे क्लीन शहर। तो अभी हाल ही में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। एक वर्चुअल इवेंट जिसका नाम रखा गया था स्वच्छ महोत्सव के स्वच्छ महोत्सव इवेंट में 129 यानी 129 अवार्ड दिए गए अलग अलग कैटेगरीज़ में, जिसमें कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर है, इंदौर को मिला है इस साल का सबसे स्वच्छ सिटी का अवार्ड। और ये लगातार चौथी बार है जबकि ये इंदौर को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर रहा गुजरात का सूरत और तीसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र की नवी मुंबई। और ये सर्वे इस साल कराया गया था 4 जनवरी 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे साफ़ और सबसे डर्टी सिटीज़ जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो क्लीन सिटीज़ में सबसे पहले रहा फर्स्ट पे इंदौर, सेकंड में सूरत और थर्ड में नवी मुंबई। वहीं डर्टीएस्ट सिटी में सबसे पहले रहा पटना, दूसरे पे ईस्ट दिल्ली और तीसरे पे चेन्नई। उसके बाद देखते हैं ऐसे शहर जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो क्लीन सिटीज़ में सबसे पहले आया अंबिकापुर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में मैसूर और थर्ड पे न्यू दिल्ली। उसके बाद डर्टीएस्ट सिटी में आया सबसे पहले गया, दूसरे पे बक्सर और तीसरे पे अबोहर। तो मध्य प्रदेश का इंदौर आया है फर्स्ट नंबर पे। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर हैं मध्य प्रदेश की वो हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, इन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ मध्य प्रदेश का गवर्नर और साथ में ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अटेंडेड द 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक के 6ठे राउंड टेबल में किसने भाग लिया है? तो अभी हाल ही में आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक आयोजन कराया गया जिसमें पार्टिसिपेट किया है भारत की ओर से S जयशंकर जी ने। तो S जयशंकर जी जो हैं वो यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं और इन्होंने अटेंड किया है अभी 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। और वहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से जो भारत है और जो
आसियान ग्रुप के अदर कंट्रीज़ हैं, तो कैसे ये सब मिल के एशिया को एक बेहतर शेप दे सकते हैं, एशिया को और दूसरे वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ को भी। ठीक है, तो जो आसियान का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, ये देख लीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 यानी 1967 में। ओके, इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, और प्रेजेंट में जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया में। और भारत को यहाँ के एडवाइजरी के तौर पे स्टेटस मिला था 23 जुलाई 1996 में। ओके, तो ये डेट भी याद रखिएगा, 1996 में भारत को एडवाइजरी स्टेटस मिला था। तो आसियान ग्रुप में टोटल 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और एक जो है वो ऑब्जर्वर स्टेटस है एक कंट्री के पास। और जो आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना और साउथ ईस्ट एशिया का जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखना। तो जो परमानेंट 10 मेंबर्स हैं वो हैं ब्रुनई दरुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और जो ऑब्जर्वर स्टेटस है जिसके पास वो है पापुआ न्यू गिनी, और भारत के पास है एडवाइजरी स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या रहा। तभी हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया गया और भारत का रैंक रहा इसमें 57 यानी कि 57वां। तो इस साल इस डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का सेकंड एडिशन था। ठीक है, इसको रिलीज़ किया गया ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो हैं सर्फशाक के द्वारा, और इस इंडेक्स में भारत की रैंक रही 57 और टोटल कंट्रीज़ थी जिनकी रैंकिंग की गई वो थी 85 यानी 85 कंट्रीज़ की रैंकिंग ली गई जिसमें भारत था 97वें नंबर पे। और ये रैंकिंग है भारत की ओवरऑल कैटेगरी में। ओके, अलग अलग कैटेगरीज थी, तो ओवरऑल कैटेगरी में भारत का 57वां रैंक है जिसमें भारत के 0.5 इंडेक्स पॉइंट हैं। और किसने टॉप किया है, तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है डेनमार्क ने, और जो डेनमार्क का टोटल पॉइंट है वो है 0.79 पॉइंट। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर में 85 कंट्रीज़ को कवर किया गया, जिसके अंडर में जो वर्ल्ड की 81% पॉपुलेशन है यानी कि 6.3 बिलियन पीपल आते हैं। तो ऐसी 85 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई इन टर्म्स ऑफ 5 कोर पिलर्स। ओके, 5 पिलर के द्वारा रैंकिंग दी गई। कौन कौन से 5 पिलर्स थे? इंटरनेट एफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ई सिक्योरिटी एंड ई गवर्नमेंट। तो ये 5 पिलर्स थे जिनके बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई। तो अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज़ में टॉप किया है डेनमार्क ने, दूसरे नंबर पे रहा है स्वीडन, तीसरे पे कनाडा, चौथे में फ्रांस और 5वें में नॉर्वे। और अलग अलग जो पिलर है 5 उनमें रैंकिंग की बात करें तो जो इंटरनेट एफोर्डेबिलिटी है उसमें भारत की रैंक रही 9th। जो दूसरा पिलर है इंटरनेट क्वालिटी उसमें भारत की रैंक रही 78th। जो तीसरा पिलर है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भारत की रैंक रही 79th। और जो चौथा पिलर है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट उसमें भारत की रैंक रही 15वीं यानी 15th। और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में भी भारत की रैंक रही 57th यानी 57वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में रितेश शुक्ला को नियुक्त किया गया है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड का। और ये NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NPCI का ही एक सब्सिडरी है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसी की सब्सिडरी लॉन्च की गई है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के नाम से, और यहाँ के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है रितेश शुक्ला जी को। उसके अलावा जो प्रदीप कुमार जोशी हैं इन्हें अभी हाल ही में UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो सोमा मंडल हैं इन्हें अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और जो GP गर्ग हैं, GP गर्ग को अभी हाल ही में सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। ओके, और NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड को लॉन्च क्यों किया गया है? तो जो भी NPCI के खुद के डेवलप्ड ऑफरिंग्स हैं और टेक्नोलॉजिकल एक्यूमेन है जैसे कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके अलावा जो कार्ड पेमेंट नेटवर्क है रुपे के, और भी जो अदर सर्विसेज है, तो उनको इंटरनेशनल लेवल पे
एक्सपोर्ट करने के लिए NIPL की स्थापना की गई है। और NPCI की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ के MD एंड CEO हैं दिलीप आजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में केथ रोली ने शपथ ली है प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के रूप में, और ये लगातार दूसरी बार है जब ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के, और इनका कार्यकाल रहेगा 5 साल का। ओके, इसके अलावा जो ओसुका रपोंडा हैं इन्हें भी हाल ही में गैबोन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ओसुका रपोंडा। उसके अलावा जो मार्क फिलिप हैं, तो मार्क फिलिप को अभी गयाना के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो हिशेम मेचेची हैं, हिशेम मेचेची को अभी हाल ही में तुनिशिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में, तो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, करेंसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर, और प्रेसिडेंट हैं पाओला में विकर्स ORTT। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में फ्रांसिस्को एशियो को फिर से नियुक्त कर दिया गया है इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में। और जो वॉल्टर मार्टोज हैं इन्हें अभी हाल ही में पेरू के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। महिंदा राजापक्षा को श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, और हामिद बकायोको को अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चनों के साथ जितने भी अभी रिसेंट में नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो मेरे ख्याल से मैंने सबका रिवीजन करा दिया आपको, सारे ही ध्यान रखिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी इक्वेटोरियल गिनी के फ्रांसिस्को एशियो, प्रेसिडेंट हैं टियोडोरो ओबियांग, और कैपिटल है मलाबो, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट है इंडिया जापान एंड विच अदर कंट्री विल लॉन्च सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना। भारत, जापान और कौन सा देश चीन का मुकाबला करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला लचीलता पहल शुरू करेगा? तो अभी हाल ही में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने डिस्कशन शुरू कर दिया है कि तीनों ही देश मिलकर एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, जिससे जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये इनिशिएटिव सबसे पहले प्रपोज़ किया गया था जापान की तरफ से। आपको पता है कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं तो काफ़ी ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, उस पर निर्भर होती हैं। और फ़िलहाल में अभी चाइना की अपने आसपास के किसी देशों से बन नहीं रही है, तो जो बड़े देश हैं जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि एक ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा तीनों देशों द्वारा मिलकर, ताकि जो चाइना के ऊपर निर्भरता है ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए वो ख़त्म हो जाए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस फॉर पीरियड ऑफ 2011 to 36। किस आयोग ने 2011 से 36 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स ने एक कमीशन का सेटअप किया था, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। तो अभी हाल ही में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने ही जारी की है अपनी रिपोर्ट पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर पीरियड ऑफ 2011 से 36 तक। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सेक्स रेशियो है यानी कि लिंग अनुपात, तो 2011 में 943 था, और अब ये 2036 तक बढ़ के 957 हो जाएगा। लिंग अनुपात या सेक्स रेशियो होता है कि पर 1000 मेल यानी 1000 मेल्स में कितनी फ़ीमेल्स हैं। तो 2011 में 1000 मेल्स में 943 फीमेल्स थीं, और ऐसा माना जा रहा है कि 2036 में 1000 मेल्स में 957 फीमेल्स होंगी। मतलब जो फीमेल्स का और मेल्स का रेशियो होता है वो होता है सेक्स रेशियो। इसके अलावा 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उस समय पे वो थी 1.21 बिलियन यानी 121 करोड़ पॉपुलेशन थी, और अब बताया जा रहा है कि 2036 तक 25% का इजाफा होगा पॉपुलेशन में, और 2036 तक जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बढ़ के हो जाएगी 1.52 बिलियन यानी कि 152 करोड़। और अगर इतनी पॉपुलेशन हो गई तो हम चाइना से भी आगे निकल के विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। और यूपी की बात करें तो यूपी में लगभग 30% का इंक्रीमेंट होगा पॉपुलेशन में,
और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि अगर यूपी एक देश होता तो पूरे विश्व की रैंकिंग में यूपी कंट्रीज़ की लिस्ट में 8वें नंबर पे आता, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ के लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म वाज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तिथि को आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तभी हाल ही में 21 अगस्त को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो 21 अगस्त को हर साल मनाया जाता है ये दिवस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और इसे सबसे पहली बार मनाया गया था 2018 में। और इसे मनाया इसलिए जाता है जो भी टेररिज्म यानी आतंकवाद से पीड़ित जो भी व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर अटैक हुआ, जो भी इंजर्ड हुए आतंकवाद के चक्कर में, या जो भी जिन्हें टॉर्चर किया गया, जो भी ट्रॉमेटाइज्ड हुए, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ तक खो दी टेररिस्ट अटैक में। तो ऐसे लोगों को याद करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। और इस साल इसके लिए एक ऑनलाइन हाई लेवल इवेंट रखा गया है और उसका टाइटल दिया गया है नॉट फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ओके, इसके अलावा 21 अगस्त को ही मनाया गया वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे, और ये डे मनाया जाता है जो भी सीनियर सिटीज़न हैं, वृद्ध पर्सन हैं, तो उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है सोसाइटी के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, तो प्रोत्साहन देने के लिए ये वर्ल्ड सीनियर सिटीज़न डे मनाया जाता है। तो ये देख लेते हैं इस महीने के जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स या डेज़ हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसकी थीम रखी गई सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड लंग कैंसर डे। 2 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे, जो कि अगस्त के पहले संडे को होता है। 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ट्राइबल डे, और इसका एक और नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, और इसकी इस साल की थीम रखी गई कोविड-19 एंड द इंडिजिनस पीपल्स रिजिलियंस। और 9 अगस्त को ही मनाया गया नागासाकी डे। तो जो हिरोशिमा डे और नागासाकी डे है ये इम्पॉर्टेंट है इस साल, क्योंकि इस साल इनकी 75th एनिवर्सरी है। उसके बाद 10 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो यहाँ पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कराया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और उसकी थीम रखी गई थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद 12 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम रखी गई यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। 13 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। उसके बाद 19 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। फिर 20 अगस्त को मनाया गया इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस। उसके बाद सद्भावना दिवस, और उसके बाद वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च ऑफिशियल लोगो ऑफ लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो का आधिकारिक लोगो किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं संतोष गंगवार जी, इन्होंने लॉन्च किया है लेबर ब्यूरो का एक ऑफिशियल लोगो। और सबसे पहले तो इस लोगो में जो लेबर ब्यूरो है उसके द्वारा जो 3 गोल्स हैं क्वालिटी डेटा प्रोड्यूस करने में, उसको दर्शाया गया है, जो कि है एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। उसके बाद लोगो में एक ब्लू व्हील दिख रहा होगा, तो ब्लू व्हील में जो व्हील है ये दर्शाता है वर्क को यानी काम को, और जो ब्लू कलर है ये दर्शाता है कि जो लेबर ब्यूरो है ये ब्लू कॉलर वर्कर्स के साथ काम करता है। उसके बाद आपको लोगों में दिख रहा होगा एक ट्राई कलर्ड ग्राफ यानी 3 कलर वाला ग्राफ, जो कि अपने नेशनल फ्लैग से मैच करता है। तो जो लेबर ब्यूरो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ही एक अटैच्ड पार्ट है, जो कि इसका मेन काम होता है ऑल इंडिया लेवल पे जो भी अलग अलग लेबर्स होते हैं, लेबर्स के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उनसे जो डेटा है और स्टैटिस्टिक्स है उनको कलेक्ट करना, उनको उनका एनालाइजेशन करना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ फैसिलिटी। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ सुविधा की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में यस बैंक ने एक अलग ही तरह का फैसिलिटी लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो यस बैंक ने केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ फैसिलिटी को लॉन्च किया है, जिसके तहत कोई भी पर्सन है तो उसको तुरंत ही लोन मिल सकता है अगर उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है या शेयर है, तो आप उसको गिरवी रख करके आप वहाँ से लोन ले सकते हैं बैंक से, और इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना पड़ेगा। और इसकी जो लिमिट है वो है 1 करोड़, यानी 1 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका इंटरेस्ट।
तो आप जब लोन लेंगे और उस लोन के जितने अमाउंट को आप यूटिलाइज़ करेंगे यानी यूज़ करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी सिर्फ उतना ही अमाउंट का देना पड़ेगा। पूरे लोन पे अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो भी आप यूटिलाइज़ करेंगे अमाउंट का यूज़ करेंगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ। यस बैंक की बात करें तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। और केफिन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में और यहाँ के CEO हैं श्रीकांत नदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवील्ड लोकली मेड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल मारतिर कासिम सोलेमानी एंड क्रूज मिसाइल मारतिर अबू महदी। किस देश ने स्थानीय स्तर पर निर्मित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सोलेमानी और क्रूज मिसाइल शहीद अबू महदी का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में ईरान। ईरान ने 2 लोकली मेड सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अनवील किया है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में अंतर क्या होता है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको इंक्लाइन करके मतलब लॉन्च किया जाता है। वो एक ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करती है। सपोज़ ये सोर्स है और ये टारगेट है। ये सोर्स है, ये टारगेट है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको यहाँ से ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड कराई जाएगी। तो पहले अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर पे जाएगी और उसके बाद वापस से नीचे आएगी। तो ये एक ट्रेजेक्ट्री पाथ फॉलो करती है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। और जो क्रूज़ मिसाइल होती है ये सोर्स से टारगेट पे एक सीधी लाइन पे जाती है। ये देखिए सोर्स से फायर की गई तो टारगेट पे एक सीधाई पे जाएगी। तो जो मारतिर कासिम सोलेमानी मिसाइल है ये बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 1400 किलोमीटर। और उसके अलावा जो मारतिर अबू महदी मिसाइल है ये एक क्रूज़ मिसाइल है और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। ईरान की बात करें तो कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल और प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। आइए अब देख लेते हैं आज के वन लाइनर्स। सबसे पहले है रिसर्चर्स हैव गिवन ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस द स्टेटस ऑफ ओशियन वर्ल्ड। शोधकर्ताओं ने बौने ग्रह सेरेस को एक ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। तो ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह नॉर्मल प्लैनेट्स की तरह ही शेप में होता है, सर्कुलर शेप में, लेकिन ये शेप में काफ़ी छोटा होता है। और ये जो सैटेलाइट्स हैं सैटेलाइट्स की तरह भी नहीं होता है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक प्लैनेट की तरह होती हैं, इसीलिए इसे बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। तो जो सेरेस है वहाँ पे अभी साइंटिस्ट को सलाइन लिक्विड मिला है। सलाइन लिक्विड। तो उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है वहाँ पानी भी मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये शोध काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस ड्वार्फ प्लैनेट को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर पिनाका रॉकेट्स फुली मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड हैव बीन सक्सेसफुली टेस्टिफाइड इन पोखरण। पहली बार निजी क्षेत्र की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित पिनाका रॉकेटों का पोखरण में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 अनुवर्ती क्लिनिक शुरू की है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो कोविड-19 से तो उबर चुके हैं, वहाँ से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनके बाद भी उनको कोई दिक्कत आती है, कुछ डिसीज़ हो जाती है, तो उन सभी को चेकअप करने के लिए उनकी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए तमिलनाडु के चेन्नई में अभी हाल ही में एक क्लिनिक को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है लक्ष्मी विलास बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी लक्ष्मी डिजिगो। लक्ष्मी विलास बैंक ने संपर्क रहित तत्काल बचत खाता खोलने की सुविधा लक्ष्मी डिजिगो शुरू की है। तो कोविड-19 के चलते ऐसा किया गया है ताकि लोगों को बैंक फिजिकली ना जाना पड़े और वहाँ कुछ कांटेक्ट ना हो किसी से। तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही एक इंस्टेंट सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और लास्ट है डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च गेम ऑन कोविड-19 नेम द कोरोना फाइटर्स। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर द कोरोना फाइटर्स नाम से एक गेम लॉन्च किया है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन सुपर लीग सीजन 2020-21। इंडियन सुपर लीग सीजन 2020-21 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर था महेंद्र सिंह धोनी और उनके साथ साथ सुरेश रैना। सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करिए और आंसर देते रहिए।
तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।